पूरी कर्मों का नतीजा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है पूरे कर्मों का नतीजा। बेटा, खाना बन गया हो तो जरा थोड़ा अपने पिताजी और मुझे भी ला कर दे दो, बड़ी जोरों में भूख लगी है। हम दोनों को खाने की सुगंध से नाक तर हुए जा रही है हमारी। अब पेट को भी तर कर लो। विमला जी अरमान भरे लहजे में अपनी बेटी से बोली। तभी बेटा गुस्से में बोला, हाँ बन गया बुढ़िया, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं खाया है, पहले सबको खाने दे, फिर तुम दोनों को मिलेगा। हर वक्त जीभ खाने को ही मांगती रहती है। तुम दोनों को यह सुनकर विमला जी शांत होकर बैठ गई। उन लोगों को खाना सबके खाने के बाद दिया जाता था। एक बूढ़ी माता पिता जिनकी खाल हड्डियों पर चिपकी हुई चेहरा चूड़ियों से भरा हुआ एक हाथ ज्यादा काम न करता था, आंखें अंदर को धंस गई थी, हर वक्त मायूसी चेहरे पे छाई रहती थी। पूरा दिन दोनों अपने खाट पर बैठे हुए इधर से उधर आने जाने वाले लोगों को देखते रहते थे। घर में एक बेटा और बहू थी, पोता पोती सब थे, लेकिन उन लोगों ने बेटी बहू ने विदेश पढ़ाई करने को भेज दिया था। जब भी बेटी बहू से बात करने की कोशिश करते तो दोनों धुतकार देते और कहते कि बूढ़ी बुढ़िया से क्या बतियाना। दोनों पोते विमला जी और कैलाश जी से दूर भागते थे, जैसे कि वो कोई अछूत हो। बुढ़ापा भी कितना दुखदाई होता है, अपने ही बच्चे बुढ़ापे में दूर भागने लगते हैं। एक ज़माना ऐसा हुआ करता था जब कैलाश जी घर के मुखिया हुआ करते थे। घर में आते जाते तो ऐसा लगता कि जैसे कोई शेर आ गया हो। उनके सामने बोलने वाला कोई नहीं था। उनका बेटा उनके सामने आने से डरता था, और बहू की तो क्या बात थी, अपनी जोरदार शख्सियत के मालिक थे कि सामने वाले की देखते बगैर छूट जाया करते थे। उसके मुंह के दो अल्फाज भी नहीं निकल पाते थे। उनका फैसला अड़ल होता था, जैसे पत्थर में कोई लकीर खींच दी गई हो। किसी को भी उनके फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होती। पर घर में बहू आई तो पोता पोती हो उनका अब एक बड़ा कुंबा हो चुका था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, उन्होंने सब काम कांधा अपने बच्चों के हाथ में सौंप दिए, और वक्त के गुजरने के साथ ही वे कमज़ोर होते जा रहे थे। उनके बच्चे भी उन पर हावी होते जा रहे थे। जब तक वो कमाते थे तो सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे बेटी बहू ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। खाना अब सबके खाने के बाद उन्हें दिया जाता था, और वो दोनों किसी को कुछ नहीं कहते थे, बस बैठे हुए सब कुछ देखते रहते थे। कैलाश से कमज़ोर हो ही गए थे, लेकिन फितरत तो वही थी, अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अपनी बेबसी पर उन्हें रोना आता। बुढ़ापे में उन्हें यह सब देखना पड़ेगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज दोनों को बहुत तेज भूख लगी थी, तो विमला जी ने बेटे से कहा, तो बेटे ने खाना देने से मना कर दिया कि सबके खाने के बाद मिलेगा। बुढ़ापा में ज़्यादा खाना नहीं खाना जाता, थोड़ा सा ही खाना खाया जाता है, और फिर भूख में जल्दी ही लग जाती है। पेट भूख की वजह से बुलबुला रहा था। खाने बनने की खुशबू घर में चारों तरफ फैली हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें और भी तेज भूख लग रही थी, जो उन दोनों से बर्दाश्त हुए बाहर जा रही थी। खाना लगाकर फिर सबने खाना खाया, तब जाकर खाना खाकर उठ गए। तब एक थाली में कैलाश जी और विमला जी के लिए खाना आया। फिर खाना विमला जी और कैलाश जी ने ऐसे खाया जैसे उन्होंने वर्षों बाद खाना खाया हो। खाने में केवल दाल रोटी ही थी, जिसे बड़े चाव से वो खा रहे थे, और खाते खाते उनकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वो दोनों अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुके थे। अपनी मरने की दुआएं मांगते थे। बच्चों का ऐसा व्यवहार उनके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उनका दिल छलनी छलनी हो गया था। उनके पोते जो विदेश गए थे, वो आज अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहे थे। तभी विमला जी ने अपने पति कैलाश जी से बोला, सुनिए जी, आज तो हमारे पोते घर आ रहे हैं, क्या पता आज खाने में कुछ पकवान ही मिल जाए, तो क्या पता आज हमारी दावत ही हो जाए। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रहे हो, चलो देखते हैं। आज पेट को रोज की तरह दाल ही मिलती है। यह पूरी कचौरी। कैलाश जी और विमला जी दोनों बूढ़े पति पत्नी अपने कमरे में बैठे हुए धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जिन्हें हर रोज खाने को दाल रोटी ही मिलती थी। और आज वर्षों बाद उनके दोनों पोते कई सालों बाद विदेश से पढ़ाई करके लौट रहे थे, और दोनों दादा दादी
अपने दोनों पोतों के आने से बहुत खुश थी। तभी आवाज़ आई, माँ जी, ओ माँ जी, अरे कहाँ हो, इधर आओ। बेचारी विमला जी जल्दी खड़ी हुई और कमरे से बाहर आती, हाँ बहू आती हूँ। वह धीरे धीरे चलकर बहू शिवानी के पास आती है। माँ जी, आप ऐसा कीजिए, जल्दी जल्दी आलू छील लो और मैं दूसरे काम देखती हूँ। ठीक है बहू, विमला जी कहकर आलू छीलने लग जाती है। तभी आवाज़ आता है, पिताजी पिताजी, अरे पिताजी कहाँ हो आप, जरा जल्दी आओ। बूढ़े पिता धीरे धीरे चलकर अपने कमरे से बाहर आए और बोले, हाँ बेटा पिताजी, आप ऐसा कीजिए, घर के बाहर से सड़क पर झाड़ू लगाकर उसे साफ कर दो। बच्चे आएंगे तो सड़क एकदम साफ मिलनी चाहिए। वैसे भी इतने साल बाद विदेश में रहकर आ रहे हैं और वहाँ पर तो बहुत साफ सफाई रहती है। यहाँ आकर बच्चों को साफ सुथरा वातावरण लगना चाहिए। ठीक है बेटा, कहते हुए कैलाश से झाड़ू उठाकर चल दिए। उनके हाथ से झाड़ू कई बार नीचे गिर जाती है। अब बूढ़ी हाथों में जवानी जितना दम नहीं था कि झटपट झाड़ू लगाकर चलने बने। पिताजी तरह देखकर जल्दी जल्दी काम कर लो ढंग से, ऐसा न हो कि बच्चे चौखट पे आकर खड़े हो जाए और आप झाड़ू लगाते जा रही हो। विक्रम अपने पिताजी को डांटते हुए बोला, ठीक है बेटा, अभी कर रहा हूँ। कैलाश जी सहम सी आवाज़ में जवाब देकर सड़क पर झाड़ू लगाने लगे। तभी उनके कानों में एक उनके पसंदीदा गाने की आवाज़ आई। मोहल्ले में किसी ने गाना चलाया हुआ था। उनको गाना सुनते ही अपने पुराने दिन याद आ गए, जब अखिलेश जी का घर बन रहा था, जिसके बाद कैलाश जी झाड़ू लगा रहे थे। अब न जाने कितनी बार कैलाश जी और विमला जी ने पता नहीं कितनी बार यह गाना गाया था। धीरे धीरे वो अपने अतीत में चले जाते हैं और कैलाश जी अपने माँ बाप के 3 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटे कैलाश जी थे। कैलाश जी बहुत खूबसूरत, समझदार, विनम्र, शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे। अपने भाइयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ईमानदार व्यक्ति थे। उनके दोनों भाई झगड़ालू किस्म के व्यक्ति थे। जब उनके माता पिता का देहांत हुआ तो जो जमीन उनके पिता ने खरीदी हुई थी, वो तीनों बेटों के नाम बराबर बराबर कर ही दी और घर में भी तीनों बेटों का हिस्सा लगा दिया। लेकिन कैलाश जी के भाइयों ने उनके साथ धोखा करके लड़ाई झगड़ा कर घर में भी हिस्सा खत्म कर दिया। यह कहकर कि हम तो शादीशुदा परिवार वाले हैं, या तो कुंवारा है, इसका परिवार भी नहीं है, तो इतना ही काफ़ी है। और जमीन भी हिस्से से बहुत कम थी। कैलाश जी अपने भाइयों के साथ झगड़ा करने से बेहतर जितना हिस्सा मिले उसी लेने में बेहतरीन समझी और दिल पे पत्थर रख कर सब्र कर लिया। कैलाश जी के पास अब सिर्फ ज़मीन का कुछ गज टुकड़ा था। कैलाश जी जो कहानियाँ पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था, उन्होंने अच्छे नंबर से बीए की परीक्षा पास की। विमला जी भी उसके साथ ही पढ़ती थी और विमला जी कैलाश जी से विवाह करना चाहती थी। जब विमला जी ने कैलाश जी से इस बारे में बात की तो कैलाश जी ने कहा, मेरे पास एक ज़मीन की टुकड़ी के अलावा कुछ नहीं है, सोच कर देखो तुम्हारा जीवन मेरे साथ कैसा होगा। विमला जी ने कहा कि ज़मीन का टुकड़ा होना तो बहुत बड़ी बात है, हर किसी को कहाँ नसीब होता है। मैं तो हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारी हर मुश्किल, हर परेशानी में साथ खड़ी रहूंगी। तुम बस एक बार मेरे साथ विवाह तो कर लो। विमला जी के माता पिता नहीं थे, वो अपनी मामा मामी के साथ रहती थी। उनके मामा मामी ने ही उनको पढ़ाया था। विमला जी ने सब मामा मामी से बात की तो उन्होंने कहा, बेटा ज़िंदगी तुम्हारी है, यह फैसला भी तुम्हारा है, तुम हमारे साथ हो। तो विमला जी और कैलाश जी ने शादी कर ली। कुछ दिनों दोनों किराए के घर में रहे। कैलाश जी ने एक दिन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया। वो रात भर कहानी लिखते और किसी समाचार पत्र में छापने के लिए भेज देते। कुछ पैसा कहानियाँ लिखकर भी कमा लिया करते थे। विमला जी जो कि कुकिंग का बहुत शौक था, तो उन्होंने लड़कियों को कुकिंग क्लास देना शुरू कर दी। जब कुछ जमा पूंजी इकट्ठी हुई तो अपनी ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। अपने घर में कैलाश जी और विमला जी ने दिन रात मजदूरों की तरह काम किया। एक भी हार मानने लगते तो वही गाना गाकर एक दूसरे को खुश और हौसला बढ़ा दिया करते थे। यूं ही दिन रात जी तोड़ मेहनत करते करते एक दिन कैलाश जी और विमला जी का एक प्यारा सा घर बनकर तैयार हो गया।
उन दोनों ने इस प्यार से घर में जीवन बिताना शुरू किया ही था कि उनकी ज़िंदगी में एक और खुशी ने दस्तक दी। विमला जी ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी काव्या के जन्म के बाद से उनकी ज़िंदगी और रोशन हो गई। धीरे धीरे उन्होंने पैसे बचाकर एक दुकान ले ली थी जिसमें उन्होंने स्टेशनरी का काम कर लिया। धीरे धीरे उनकी दुकान में हर तरह की किताबें मिलने लगी। स्टेशनरी का काम उनका अच्छा चल निकला। फिर एक और खुशी ने दस्तक दी। विमला जी ने एक बेटी को जन्म दिया। विक्रम ने आंखें खोलती अपने घर में उन्नति देखी थी। कैलाश जी ने विक्रम और काव्या को अच्छे स्कूल में पढ़ाया था। काव्या के लिए अच्छे घराने से रिश्ता आया और काव्या की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। कैलाश जी ने अब दुकान और बड़ी कर ली। विक्रम भी पढ़ाई पूरी करके दुकान में लग गया। फिर विक्रम के लिए भी अच्छे घर से रिश्ता आया तो विक्रम की भी शादी कर दी। अब नई बहू शिवानी ने घर में कदम रखा और विक्रम के व्यवहार में बदलाव आने लगा। शिवानी ने कुछ समय बाद एक बेटी को जन्म दिया। फिर एक साल बाद दूसरी बेटी को। कैलाश जी और विमला जी बुढ़ापे की गिरफ्तार में आते चले गए। जैसे जैसे बुढ़ापा दस्तक दे रहा था वैसे वैसे विक्रम और शिवानी का जुल्म और सितम बढ़ रहा था। कैलाश जी और विक्रम जी को बीमारियों ने भी घेर लिया तो विक्रम ने दुकान को भी अपने कब्जे में कर लिया। अब जब शिवानी घर में नई नई आई थी तब विमला जी के लिए उसने खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाए और खाए। लेकिन जब से उसके हाथों में सब कुछ आ गया और दुकान विक्रम के कब्जे में आ गई और बच्चे बाहर पढ़ने चले गए तब से तो कैलाश जी और विमला जी के लिए दाल रोटी और खुद के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनते और ज़्यादातर होटल रेस्टोरेंट में ही खाते। एक दिन विक्रम और शिवानी होटल में खाना खाने गए तो विमला जी रसोई में खुद छोले पूरी बना रहे थे तो उनके हाथ से शिवानी के दहेज का कांच का जग टूट कर गिर गया। शिवानी ने जब आकर देखा तो अपनी सास पे टूट पड़ी और जब भी बाहर जाती तो रसोई में ताला लटका कर जाती। आज सालों बाद बच्चे घर आ रहे थे तो घर में पकवान बनने की महक चारों ओर फैली हुई थी जिससे कैलाश जी और विमला जी का मन खुशी से झूम रहा था। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी बेटा बहू ने बुलाकर काम में लगा दिया। झाड़ू लगाते लगाते अपने अतीत से खोए हुए थे कि हमारे पिताजी सड़क साफ हो गई तो अंदर आओ, दूसरा काम करना है। तभी कैलाश जी अतीत से बाहर आए और कैलाश जी देखते हैं कि अरे मैं तो बैठे बैठे अपने अतीत में चला गया था और सड़क अभी साफ नहीं हुई है। विक्रम तो मेरी जान को खा जाएगा। विक्रम आता ही सड़क पे गंदगी देखकर चौंक जाता है और कैलाश जी को सड़क में ही जलील करने लगता है। विक्रम जी कैलाश जी डरे सहमे से सब सुनते रहे और आंखों में आंसू बहते लगते हैं। विक्रम बोला 5 मिनट से सड़क साफ कर रहे हैं, अंदर आओ। कैलाश जी जल्दी जल्दी सड़क साफ करते हैं तो उनके कपड़े भीग जाते हैं। अंदर जाते विक्रम पिताजी से बोला कि जल्दी जाकर निराला मिठाई वाले से मिठाई लेकर आओ। कैलाश जी अपने भीगे कपड़े बदलने के लिए विक्रम से कहते हैं। विक्रम ने कहा कि जाते जाते सूख जाएंगे, जल्दी जाओ। कैलाश जी भीगे कपड़ों से ही मिठाई लेने चले जाते हैं। उधर शिवानी ने अपनी सास से बहुत सारे काम करा लिए थे और सारा खाना भी आज विमला जी ही बनाया था क्योंकि विमला जी बहुत अच्छी सेफ थी। कैलाश जी और विमला जी अपनी पोतों के प्यारे दादा दादी और नाती नातिन के प्यारे नाना नानी थे। विमला जी ने सारा खाना खुशी खुशी और टेस्टी बनाया था। छोले पूरी, चावल, रायता, खीर और दाल। विमला जी थक कर चूर हो गई, लेकिन आज थकान हुई तो क्या खाने को पकवान तो मिलेंगे। विमला जी के चेहरे पर थकान के साथ मुस्कान भी थी कि चलो अपने बच्चों से वर्षों बाद मिलूंगी और पेट भर मनपसंद चीज़ें खाने को मिलेगी। पिताजी थक कर मिठाई लेकर आते हैं। सब विक्रम देखता है और भड़क जाता है, क्या कहा है और क्या लेकर आए हो? मैंने कहा काजू कतली लाने हैं और आप लोग रसगुल्ले ले आए। एक काम भी ढंग से नहीं होता, मैं भी क्या क्या करूं? अब मेरा मुंह क्या मत देखो, खड़े होकर जल्दी आओ और इन्हें बदल कर ले आओ। कैलाश जी के पैरों में अब और ताकत नहीं थी, लेकिन बेटा विक्रम किसी जल्लाद से कम नहीं था और
कैलाश जी फिर से गए और काजू कतली ले आए। दोनों पति पत्नी खाने को सोचकर खुश हो रहे थे कि आज अपने बच्चों के साथ बड़े से पकवान खाएंगे। पेट में खलबली मची हुई थी और जोर शोर से बच्चों का इंतजार हो रहा था। जैसे बच्चों के आने का वक्त करीब आ रहा था, वैसे ही भूख में बढ़ती जा रही थी। इंतजार की घड़ी खत्म हुई और बच्चे आए तो कैलाश जी और विमला जी के चेहरे खिल गए। लेकिन विक्रम और शिवानी चौंक जाते हैं क्योंकि उनके बेटे शुभम और मोहन के साथ काव्या के दोनों बच्चे परी और यश, जो कि एक साथ पढ़ाई करने के लिए विदेश गए हुए थे, वो भी आ गए थे। विक्रम चौंककर अपनी बहन की बेटी को कहता है, बेटा तुम भी यहाँ आ गए हो। शिवानी कहती है, तुम्हें तो अपने घर ही जाना चाहिए था। विक्रम के बेटे कहते हैं, क्यों यहाँ आ गए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? इन्हें हम लेकर आए हैं, कल एक साथ जाएंगे हम बुआ जी के यहाँ। और दोनों बेटे मॉम डैड के मुंह में ताला लगा देते हैं। दोनों पोते अपने दादा दादी से और काव्या के बच्चे अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। उनकी गले लगते हैं और हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। कैलाश जी और विमला जी के अंदर तो मानो ऊर्जा का वरदान हो रहा था। दादा दादी अपने बच्चे से मिलकर बहुत खुश हुए। चारों बच्चों की कैलाश जी और विमला जी के साथ बहुत जमती थी। खाने का वक्त हो चुका था। कैलाश जी और विमला जी जो खाने का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जब खाने का नंबर आया और बच्चों ने दादा दादी को बुलाया तो दादा दादी खुश होकर आने लगे, तो शिवानी और विक्रम ने यह कहकर मना कर दिया कि यह दोनों खा चुके हैं। यह सुनकर कैलाश जी और विमला जी चौंक जाते हैं और सहम जाते हैं और खड़े के खड़े रह जाते हैं। बच्चों के सामने कहते भी क्या, खून के आंसू पी के रह के और अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों बूढ़े हो जो सुबह से काम कर रहे थे, सुबह से इंतजार में थे कि आज तो कुछ खाने को अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ये कैसा सितम था। दोनों बूढ़े पर बुढ़ापा कितनी बड़ी लाचारी हो जाती है। जिनका सब कुछ होता उन्हीं के लिए, उन्हीं के घर में कुछ नहीं होता। कैलाश जी बहुत सब्र वाले व्यक्ति थे। जवानी में अपने भाइयों के आगे बेबस लाचार थे। अपने बुढ़ापे में अपनी औलाद के आगे शिवानी कमरे में उन्हें खाना देने के लिए आती है। दोनों फिर से खुश हो जाते हैं कि वक्त ने हम पर रहम खा लिया। लेकिन जैसे अपनी थाली देखते हैं उसमें हर रोज की तरह वही दाल रोटी, बस आज दाल रोटी के साथ रायता भी था। शिवानी जो थाली पटक कर चली जाती है, वो दोनों दिन मसो कर रह जाते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते थे। लाचार थे, मजबूर थे। सब शुक्र करके खाना खा रहे थे कि उनके कमरे के बाहर से परी गुजरती है। उसकी नज़र अपनी नाना नानी पे पड़ती है जो खाना खा रहे थे। बड़ी सोच में पड़ जाती है कि नाना नानी तो खाना खा चुके थे, फिर से क्यों खा रहे हैं। बढ़िया देखकर ऊपर चली गई कि फिर से भूख लग गई होगी तो फिर से खा रहे होंगे। यश और परी ने अभी घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। काव्या ने फ़ोन करके पूछा तो 4 दिन के बाद जाने का प्रोग्राम बनाया। पर यह बात नोट करने लगे कि नाना नानी हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते हैं और केवल दाल रोटी ही क्यों खाते हैं। परी ने देखा था कि उसके नाना नानी बहुत उदास और मायूस रहते हैं। परी ने इस बात का जिक्र शुभम और मोहन और यश से किया। चारों भाई बहन ये आपस में खूब जमते थे। चारों बच्चे बहुत समझदार, बुद्धिमान और दयालु थे। चारों मिलकर घर के इस पूरे मैटर को जानने की कोशिश में लग गए। परी का काम था मामी के चमची करने का। शुभम और मोहन और विक्रम ये पीछे लग गए। परी बोली, मामी यह ओल्ड मैन वुमन आपके साथ रहते हैं, आप इन्हें कैसे झेल लेती हैं और रोज इनकी सेवा करती हैं। हाउ बोरिंग मम्मी। मामी भी बड़ी उत्साहित होकर बोली, क्या बताओ बेटा, मैं तो परेशान हो गई हूँ बूढ़ा बूढ़ी से, बस मैं ही जानती हूँ इन्हें कैसे झेल रही हूँ। बेटा तुमने मेरे दिल की बात जानी है, तुम मेरी प्यारी बेटी हो। परी ने मम्मी से मीठी बातें बनाकर उससे सारी बात निकलवा ली। उधर शुभम, मोहन और यश विक्रम के दिल की सब बातें ले लेते हैं। चारों बच्चे परी के घर जाते हैं। एक रात रुकते हैं और अपने दादा दादी और नाना नानी की वजह से भाग आते हैं। चारों बच्चे बचपन से ही कैलाश जी और विमला जी के बड़े ही फैन थे और उनकी प्रेम कहानी भी सुना करते थे। उनकी ज़िंदगी में उनके द्वारा उठाए गए कष्टों को भी बहुत गौर से सुना करते थे। जब चारों बच्चों ने
अपने माँ बाप, अपने मामा मामी के दिल की बात जानी और कैलाश जी और विमला जी के प्रति उनका व्यवहार पता चला तो बहुत अफसोस हुआ। चारों बच्चों के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए कि जिस माँ बाप ने इनके लिए इतना कुछ किया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने ज़माने की बाजी लगा दी, अपना सब कुछ सौंप दिया, वही बच्चे अपने माँ बाप के लिए ऐसी सोच रखते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, खुद पकवान खाते हैं, होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो भी चिकन में ताला डालकर, और दादा दादी को दाल रोटी देती हैं। शिवम बड़ी अफसोस के साथ बोलता है और गुस्सा हो जाता है कि दुत्कार है ऐसी औलाद हो मेरे माँ बाप पर। मुझे तो उन्हें मॉम डैड कहने में भी शर्म आ रही है। मोहन गुस्से में बोला कि हम भी तो अपने मॉम डैड के बच्चे हैं, यदि हम उनके साथ ऐसे व्यवहार करें तो कहाँ जाएंगे। शिवम और मोहन गुस्से में अपने माँ बाप के कमरे में जाना चाहते थे, लेकिन वो दोनों बच्चे मिलकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमें ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चारों बच्चे हाथ मिलाते हैं और सो जाते हैं। अगले सुबह चारों बच्चे अपने अपने मिशन पर लग जाते हैं। जब भी शिवानी खाना बनाती तो परी का काम अपने मामा मम्मी की थाली में कैसे भी करके रेत डालने का था। चुटकी भर रेत लिया और खाने में डाल दिया, और जो बाहर से खाना ऑर्डर आया किया करता था या होटल में खाना खाने जाते थे, उसमें शुभम, मोहन और यश का काम था कैसे भी करके उन दोनों के खाने में रेत मिलाने का। कोई न कोई जुगाड़ पिकाकर भी अपने मिशन में कामयाब हो जाते थे। विक्रम और शिवानी के घर के खाने में रेत आया, इग्नोर कर दिया, ऐसे आया होगा, लेकिन होटल में आया तो वो दोनों होटल में लड़ने लग जाते हैं। जिस होटल में खाते वही रेत आ जाता। घर तो घर सिर्फ विक्रम और शिवानी की थाली में रेत, बाकी सबसे पूछते तो सब मना कर देते कि हमारे आगे तो रेत नहीं आ रहा। कैलाश जी और विमला जी का रोज वही दाल रोटी का कार्यक्रम जारी था। कैलाश जी विक्रम और शिवानी के हर खाने में रेत मिलती, बाहर खाते उसमें रेत, बच्चों की थाली से टुकड़ा खाते तो एकदम ठीक। कैलाश जी और विमला जी की थाली दाल रोटी खाकर देखते तो वो भी ठीक। विक्रम और शिवानी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, हमारे खाने में रेत कहाँ से आ रहा है। विक्रम और शिवानी बहुत परेशान हो गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, हम क्या करें। एक रात विक्रम और शिवानी बातें कर रहे थे कि हमारे साथ यह सब क्यों हो रहा है। सब आराम से खाना खाते हैं और हम भूखे रह जाते हैं। जब भी खाना खाते हैं तो उसमें रेत आ जाता है। दोनों चुप हो जाते हैं कि फिर 2 मिनट बाद दोनों के मन में एक ही बात आती है और बोलते हैं कि हमारे कर्मों का फल तो नहीं मिल रहा है हमें। विक्रम बोला, मुझे भी यही लगता है कि भगवान हमसे नाराज है, तभी हमारे खाने का मज़ा किरकिरा हो रहा है। शिवानी बोली, आप ठीक कह रहे हैं विक्रम, मैं भी यही सोच रही हूँ। ये सब मज़े तो खाते हैं और हम खाने को तरस रहे हैं, या कुछ और नहीं हमारे कर्मों का फल है जो हम वापस मिल रहा है। हम माँ पिताजी के साथ बहुत गलत व्यवहार करते रहे, खुद को तो पकवान खाते हैं और माता पिता को हमेशा एक दाल रोटी देते हैं। विक्रम बोला, मैं पिताजी का छोटा बच्चा मान कर रखा था, छोटे बच्चे की तरह डांटना, धमकाना, उनसे इतने सारे काम लेना, जिस उम्र में उनकी सेवा करनी चाहिए हम लोग उन्हीं से सेवा ले रहे थे। हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो कुछ किया न उसके लिए पैर धोकर भी पिए तब भी उनका कर्ज नहीं उतार सकते, और हम उन्हें बुढ़ापे में दुख दे रहे हैं। शिवानी कहती है कि मैं बहुत बुरी हूँ, बहू हूँ, मैं इसी लायक हूँ, और रोने लगती है। विक्रम और शिवानी को अब समझ में आ गया था कि उन्हें भगवान उनके कर्मों की सजा दे रहा है। विक्रम की आंखों में आंसू बहने लगते, उन दोनों को आंखों से पथचाप के आंसू बह रहे थे। और दोनों सुबह हुई तो शिवानी और विक्रम जल्दी जल्दी रसोई में अगर अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और माँ पिताजी के पास सारे पकवान लेकर जाते हैं। माँ पिताजी देखकर चौंक जाते हैं, उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि बेटा बहू कभी हमें पकवान बनाकर खिलाएंगे, और आज उनका बेटा और बहू इतने पकवान लेकर सामने खड़े थे। उन्हें सपना जैसा लग रहा था। कैलाश जी कभी खाने को देखते, कभी विक्रम को देखते। विक्रम और शिवानी बोले, माँ पिताजी ऐसा क्या देख रही हो, चलिए
मुंह खोलिए और दोनों माँ पिताजी को खाना खिलाते हैं। कैलाश जी और विक्रम जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। कभी इस जवानी में इतने पकवान नसीब हुए थे न। आज खाना खिलाने के बाद विक्रम और शिवानी ने अपने माता पिताजी से माफ़ी मांगी तो दोनों ने उन्हें माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। कमरे के बाहर से चारों बच्चे देख रहे थे और देखकर गले मिलते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।